ठीक है, सुबह 7 बजे का ये टैली का आपका रिवीजन वाला बैच है। जो विद्यार्थी क्लास में गायब हैं रेगुलर हो जाइए। 7, 8, 9 3 बैच में आप रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जैसा पता है बिना एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। 100 नंबर का टैली में एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए कुछ टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग के लिए सेलेक्टेड है, तो उसकी हम तैयारी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि व्यापार। व्यापार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं जी? ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार यानी वस्तु का खरीदना और ज़्यादा दाम में बेचना। क्यों बेचना? लाभ कमाने के लिए। किस लिए? प्रॉफिट के लिए। यही बात आप एग्जाम में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ना। लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु का क्रय और विक्रय व्यापार कहलाता है। ठीक है, इतना अगर आप जान गए तो काफ़ी रहेगा। दूसरा पॉइंट होता है पैसा कमाने का दूसरा तरीका पेशा यानी प्रोफेशन, जिसमें ना ही कुछ बेचना होता ना ही कुछ खरीदना होता है, फिर भी आप रुपया कमा सकते हैं। तो कैसे कमाएंगे? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी पेशा के अंदर आते हैं। और पेशा यानी आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन। किस लिए? आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, यानी पहले से ट्रेनिंग की जरूरत हो, उसको हम लोग पेशा यानी कि प्रोफेशन कहते हैं। ऐसा थोड़ी कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा, पहले से सीखना पड़ता है ये सब। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा तब आप बनेंगे। आप कोई काम कर सकते हैं या कोई साधन बना सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, एक बस चलवा दिए पटना से फारबिसगंज, फारबिसगंज से पटना। एक आपने मान लीजिए कि एक लॉज बना दिया, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे रहेंगे, तो आपने एक साधन बना दिया। ठीक है, तो या तो कोई कार्य कर सकते हैं या तो कोई साधन बना सकते हैं, तो ये पेशा यानी प्रोफेशन के अंदर जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है व्यवसाय यानी कि बिजनेस। क्या होता है? व्यवसाय मतलब बिजनेस। अब बिजनेस में क्या होता है कि इसमें वस्तु की खरीद बिक्री की जाएगी और साथ में वस्तु का उत्पादन यानी निर्माण किया जाएगा। डेफिनेशन होगा वस्तु की खरीद बिक्री के साथ साथ वस्तु का उत्पादन या निर्माण करना व्यवसाय यानी कि बिजनेस कहलाता है। समझ गए? ठीक है, वीडियो देख देख के सब लोग याद कर लीजिएगा और समझ में आ रहा होगा। बनाएंगे मतलब खरीदेंगे, बेचेंगे और उत्पादन भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मालिक। अगला पॉइंट हमारा मालिक। देखिए, मालिक, ऑनर या स्वामी। मालिक, ऑनर या ये एक ही पॉइंट है। मालिक एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। मालिक का काम क्या होता है? सबसे पहले व्यापार या व्यवसाय में पूंजी लगाना। क्या करना? पूंजी लगाना। फिर उसका संचालन करना। क्या करना? खाली पूंजी लगाने से थोड़ी काम हो जाएगा, उसको चलाना पड़ेगा या चलवाना पड़ेगा, तभी तो होगा। उसके बाद अगर चल गया तो लाभ होगा, नहीं चला तो हानि होगा। इसी को डेफिनेशन में आइए समझते हैं। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। क्या बोलेंगे? वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार या व्यवसाय में पूंजी लगाता है। जो व्यापार या व्यवसाय में पूंजी लगाता है। दूसरा पॉइंट, उसका संचालन करता है। उसका संचालन करता है। और तीसरा, लाभ और हानि का हकदार होता है। बात समझ में आ गया? एक लाइन में फिर बोलते हैं। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार या व्यवसाय में पूंजी लगाता है, उसका संचालन करता है और लाभ हानि का हकदार होता है, उसे कहते हैं मालिक, ऑनर या स्वामी। समझ में आ गया? ठीक है, हम पूरा अकाउंट से ही पढ़ा, टैली के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी भी व्यापार या व्यवसाय का मालिक केवल एक व्यक्ति हो, यानी अकेला कोई व्यापार या व्यवसाय में पूंजी लगाता हो, उसका संचालन करता या करवाता हो, लाभ हानि का अकेला हकदार हो, तो उसको एकांकी व्यापारी यानी प्रोपराइटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। प्रो दे के दुकान सबका नाम लिखा था, प्रो फलना कुमार। इसका मतलब उस दुकान का मालिक केवल एक व्यक्ति है, इसको बोलते हैं प्रोपराइटर। क्या बोलते हैं? उसी में 2, 4, 5, 7, 8, 10 लोग, मैक्सिमम किसी किसी फर्म में 20 लोग मिलकर ना साझेदार के रूप में सभी लोग बराबर पूंजी लगाते हैं, उसका संचालन करते हैं या करवाते हैं और लाभ हानि के सभी बराबर के हकदार होते हैं, तब उन्हें कहा जाता है पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? साझेदार। क्या बोलते हैं? नहीं बोलता 4 लोग मिलकर चलो एगो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो चारों मिला, पहले पूंजी लगाया, फिर संचालन किया, फिर लाभ और हानि का हकदार हुआ, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। मान लीजिए कि आपको पार्टनर्स भी नहीं मिला, अकेला पैसा नहीं है लगाने का, गरीब आदमी हैं आप, तब आप क्या करेंगे? तो आप अपनी कंपनी का शेयर जारी कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया की आपको ज़रूरत थी, आपने
हज़ार रुपए का शेयर बना दिया, कोई 5 शेयर खरीदा, कोई 10 शेयर खरीदा, कोई 20 शेयर खरीदा, कोई 1 शेयर खरीदेगा। तो ये जितने भी लोग आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे उसे शेयर होल्डर यानी अंशधारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जब बहुत सारे लोग मिलकर संगठित रूप से किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ठीक है, यानी पैसा लगा दिए, उसका संचालन तो नहीं करते लेकिन लाभ हानि के हकदार होते हैं खर्च काटने के बाद, उसको अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर कहा जाता है। जैसे मार्केट में आप कैसे शेयर मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी कंपनी की शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो ये अगर शेयर अब यहाँ पैसा आया तो शेयर बढ़ते जाएगा, और कंपनी लॉस में गया तो शेयर घट भी जाता है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता है। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्राइंग, आहरण। चलिए उससे पहले समझिए, टोटल मालिक हो गए 3 प्रकार के। पहला अकेला, उसको क्या बोलेंगे? एकांकी व्यापारी यानी प्रोप्राइटर। दूसरा 2 से अधिक लोग, 20 से कम लोग, उसको बोलेंगे पार्टनर्स। क्या बोलेंगे? अब बहुत सारे लोग जब पूंजी लगाएंगे तो बोलेंगे शेयर होल्डर यानी अंशधारी, ठीक है। चलिए पूंजी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पूंजी। क्या हुआ? पूंजी। अब देखिए पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? पूंजी कौन लगाएगा? मालिक लगाएगा। पूंजी कौन लगाएगा? कहाँ लगाएगा? व्यापार या व्यवसाय में। कहाँ लगाएगा? बस इसी बात को लिख देना है ना। किस रूप में लगाएगा? तो रुपया, पैसा और संपत्ति के रूप में। किस रूप में लगाएगा? बस यही बात लिख देना। मालिकों के द्वारा। किसके द्वारा? व्यापार या व्यवसाय में। व्यापार या लगाया गया रुपया, पैसा, धन संपत्ति आदि पूंजी कहलाता है। समझ गए? लगाया गया रुपया, पैसा, धन संपत्ति आदि पूंजी कहलाता है। अगर लाभ हुआ, व्यापार व्यवसाय में लाभ होते गया तो पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। पूंजी क्या होगा? और हानि हुआ तो पूंजी घटेगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया क्या हम बोले? हम पूंजी के बारे में ना, मालिकों के द्वारा। किसके द्वारा? व्यापार या व्यवसाय में जो रुपया, पैसा, संपत्ति आदि इन्वेस्ट किया जाता है, जो रुपया, पैसा, संपत्ति आदि इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजी। लाभ हुआ तो पूंजी बढ़ेगा और हानि हुआ तो पूंजी घटेगा। अगला पॉइंट क्या है? आहरण यानी कि ड्राइंग। अकाउंट्स में आहरण ड्राइंग का मतलब, ऐसे भी आहरण ड्राइंग का मतलब होता है निजी खर्च। क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस। कौन करेगा? मालिक। कौन करेगा? कहाँ से करेगा? व्यापार या व्यवसाय से। यानी सीधा समझिए, जब कोई मालिक अपने ही व्यापार या व्यवसाय से, कपड़ा दुकान से कपड़ा निकाल लिया, खाने वाला सामान निकाल लिया ना, कुछ भी अपने ही व्यापार व्यवसाय, अपने खुद के यूज के लिए, अपने परिवार के यूज के लिए कोई भी रुपया, पैसा आदि निकाल लेता है, संपत्ति निकाल लेता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री वो कहाँ करेगा? ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर। किसके अंदर? निजी खर्च। किसके अंदर? निजी खर्च। डेफिनेशन में आइए समझते हैं इसको कैसे लिखना है। मालिकों के द्वारा। क्या बोलेंगे? मालिकों के द्वारा व्यापार या व्यवसाय से, व्यापार या अपने निजी खर्च के लिए जो रुपया, पैसा, संपत्ति आदि निकाला जाता है उसे आहरण यानी कि ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आहरण यानी ड्राइंग्स कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गुड्स। गुड्स यानी कि माल। कुछ भी दुकान में आप बेच रहे हैं, व्यवसाय में कुछ भी लाए हैं, व्यापार में कुछ भी लगाएं, कोई भी सामान जिसका व्यापार या व्यवसाय आप कर रहे हैं वो सभी के सभी आपके लिए क्या है? गुड्स। गुड्स माने होता है माल। गुड्स माने क्या होता है? माल। ठीक है। तो अब माल जो है क्या होता है? तो माल उस वस्तु को कहते हैं, माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापार या व्यवसाय किया जाता हो, जिसका व्यापार या व्यवसाय किया जाता। दूसरे भाषा में माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका खरीद और बिक्री किया जाता है तथा जिससे किसी अन्य वस्तु का उत्पादन या निर्माण किया जाता है। क्या बोले हम? माल उस वस्तु को कहते हैं। बोलिए, माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका खरीद और बिक्री किया जाता है, परचेज और सेल्स किया जाता है तथा जिससे किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन या निर्माण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स, माल कहते हैं। समझ गए? चलिए, कोई भी आप दुकान में कुछ भी बेच रहे हैं, सब कुछ आपका माल होगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक। अगला परचेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज। परचेज मतलब होता है खरीदना या फिर क्रय करना। परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना यानी कि क्रय करना। ठीक है। अब देखिए, व्यापार या व्यवसाय में, व्यापार या दोबारा बेचने के लिए, पुनः विक्रय के उद्देश्य से, क्या होगा? पुनः विक्रय के उद्देश्य से दोबारा बेचने के लिए खरीदा गया माल परचेज कहलाता है।
परचेज में यहाँ पर केवल उसी वस्तु की हम खरीद करेंगे जिसका मकसद ये खरीद कर बेच देना, उसको क्या कहेंगे? परचेज। यानी पुनः विक्रय के उद्देश्य से दोबारा बेचने के लिए खरीदा गया कोई भी सामान परचेज कहलाता है। ठीक है, समझ गए? अगला पॉइंट क्या है? सेल्स। सेल्स माने क्या होता है? बेचना। सेल्स माने तो व्यापार या व्यवसाय में जो माल बेचा जाता है उसे कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं? याद रखिए, कोई भी सामान को खरीदने और बेचने का 3 तरीका है मेन। पहला, कैश में, रुपया दीजिए, सामान लीजिए, सामान दीजिए, यही बात हो गया। दूसरा, बैंक के द्वारा, आप बैंक के द्वारा रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वस्तु की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तीसरा, उधार। क्या होता है? उधार। और चौथा भी एक होता है ना, एक सामान लो बदले में दूसरा सामान दो। अब ये बहुत कम चलता है, लेकिन जहाँ चलता है तो चलता है। ठीक है, तो ये 4 तरीका होता है, मेन 3 तरीका हो गया ना। पहला कैश, दूसरा बैंक और तीसरा उधार। 3 तरह से वस्तु की खरीद बिक्री आप मेन कर सकते हैं। अब टर्नओवर क्या होता है ये समझ लेते हैं लगे हाथ। व्यापार या व्यवसाय में जो भी माल बेचते हैं उसे सेल्स कहते हैं। तो जो माल नगद बेचेंगे, उधार बेचेंगे और बैंक के द्वारा बेचेंगे, बदला बदली करके भी बेचेंगे, सब मिलके जो टोटल माल बेचेंगे उसी को टोटल सेल्स या फिर कुल विक्रय या फिर टर्नओवर कहा जाता है। नगद बेचना, उधार बेचना, बैंक के द्वारा बेचना और सामान बदल कर बेचना, जैसे भी बेचे, टोटल सेल्स जो होगा वही आपका टर्नओवर कहलाता है। ये वर्ड आप लोग बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परचेज रिटर्न। नाम है परचेज रिटर्न, खरीद के वापस कर देना, सिंपल। ठीक है ना। जब किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं और हमें पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, माल की क्वालिटी खराब, तो हम रिटर्न कर देते हैं। यही बात डेफिनेशन में लिखना है कि जब खरीदा गया माल, जब किसी कारण से वापस कर दिया जाता है, किसी कारण से, तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं? और इसका शॉर्टकट टैली में क्या था? F9। याद है ना सबको? टैली में परचेज का शॉर्टकट क्या था? F9। अब परचेज रिटर्न का था कंट्रोल F9। क्या था? परचेज का F9 और रिटर्न का कंट्रोल F9, जिसे कहते हैं हम लोग डेबिट नोट। क्या बोलते हैं? सब लोग एंट्री किए? आप लोग रिटर्न का एंट्री किए कि नहीं? रिटर्न वाला नहीं किए हैं आप नहीं किए? आप किए हैं कंट्रोल F9 से? अच्छा, कोई बात नहीं, तो सीख जाएंगे। फीचर से स्टार्ट नहीं हुआ है ना, हो जाएगा। ठीक है, F9 से परचेज करेंगे, कंट्रोल F9 से रिटर्न करेंगे, जिसे कहते हैं डेबिट नोट। क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेल्स रिटर्न। हम माल बेचेंगे, किसको बेचेंगे? ग्राहक को। किसको बेचेंगे? और किसी कारण हमको वापस कर देगा, किसी कारण हमको। तो जब ग्राहक को बेचा गया माल किसी कारण से वापस कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? समझ गया? एकदम सिंपल बात लिखना है। ग्राहकों को बेचा गया माल जब किसी कारण से वापस कर दिया जाए तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स का शॉर्टकट होता है F8। क्या होता है? और सेल्स रिटर्न का कंट्रोल F8। क्या होगा? समझ गए? उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट्स। क्या बोलते हैं? एसी सच में बहुत ठंडा हो गया, हमको भी लग रहा है। इसको खोल देते हैं, थोड़ा एसी का हवा बाहर चला जाएगा, बाहर ठंडा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टॉक। सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है, अच्छा पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है बचा हुआ माल। स्टॉक का मतलब, आप दुकान खोले, माल खरीदे, माल बेचे, तो खरीदने और बेचने के क्रम में जो माल बच जाता है, खरीदने और बेचने के क्रम में जो माल बच जाता है उसे कहते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? माल बेचते बेचते जब साल का अंत होता है 31 मार्च को, उस समय जो माल बचा रहता है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? और वही माल 1 अप्रैल को फिर उसी माल को हम लोग और उसमें जो ऐड करेंगे सब मिला के होगा ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक 3 होता है। जब दुकान शुरू करते हैं शुरू में तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। खरीदने बेचने के क्रम में जो बीच में बच गया उसको हम लोग कहेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे? और साल का अंत कब होगा? 31 मार्च क्लोजिंग होता है ना, तो 31 मार्च उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स, लेनदार। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, पैसा लेने वाला। पैसा कोई काहे हमसे लेगा? क्योंकि हम उससे उधार माल खरीदे होंगे, इसलिए तो हमसे पैसा लेगा ना कोई। तो व्यापार या व्यवसाय में जिस व्यक्ति या संस्था से उधार माल खरीदा जाता है वो सामने वाला लेनदार
यानी क्रेडिटर्स, पूरा नाम सन्ड्री क्रेडिटर्स, एसडी ना, सॉरी एससी, मिस्टेक हो गया, एससी, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाता है। जिस व्यक्ति या संस्था से उधार माल खरीदेंगे तो पैसा लेगा, इसलिए उसको बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। विविध लेनदार क्या होता है वो, और उसी तरह जिस व्यक्ति या संस्था को हम उधार माल बेचेंगे, हमने उधार माल बेचा, अगला पैसा देगा यानी देनदार, क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स। क्या होगा, विविध देनदार। क्या होता है, पूरा माल बेचेंगे पैसा देगा तो देनदार, हम माल खरीदेंगे अगला हमसे पैसा लेगा तो हो गया लेनदार। समझे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लायबिलिटी, दायित्व। लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, दायित्व। एक रात जान लीजिए, आप मोबाइल खरीदे, ईएमआई चुकाना है, एक लायबिलिटी बन गया। बहन की शादी करनी है, एक लायबिलिटी बन गई, जिम्मेवारी बन गया ना। कोई सामान और भी कुछ आप किए, कार ले लिए, घर खरीद लिए, लोन ले लिए, सब क्या है, एक लायबिलिटी है। तो व्यापार या व्यवसाय में जो रुपया पैसा संपत्ति आदि चुकाना होता है, क्या बोलेंगे, व्यापार या व्यवसाय में जो रुपया पैसा संपत्ति आदि चुकाना होता है उसे लायबिलिटी कहते हैं, दायित्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओके। लायबिलिटी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो होता है उसका जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में जो रुपया को चुकाने का समय होता है वो प्रायः फिक्स होता है और 1 साल के अंदर का होता है। प्रायः क्या होता है, फिक्स होता है और 1 साल के ना। अब जैसे कोई आप मोबाइल लिए ईएमआई पे तो क्या कहिएगा, जब मन तब पैसा दे देंगे, देगा कभी मोबाइल, नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको समय होता है भाई 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, मैक्सिमम 11 महीना के अंदर आपको ईएमआई चुका देना है। ये हुआ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या हुआ, उसी तरह से आप बिजनेस लोन लिए, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल बिजनेस लोन लिए, ठीक है। तो बिजनेस लोन में क्या है, पैसा देते रहिए, बिजनेस करते रहिए, ये हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। होम लोन लिए 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, लंबा समय तक चलेगा, ये हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या हो गया, समझ गए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। चलिए नेक्स्ट क्या है, एसेट्स यानी संपत्ति। एसेट्स यानी सीधी एक लाइन में आपके पास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी संपत्ति है ना, चाहे वो बेचने वाला संपत्ति हो चाहे वो रखने वाला संपत्ति हो। संपत्ति दो ही होता है, एक बेचने वाला एक रखने वाला। तो सीधी बात बोलिए, वे समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती है। फिर से बोलते हैं, वे समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन यानी चलाने में सहायक होती है संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, ठीक है ना, समझ है। अब संपत्ति मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है चल संपत्ति, दूसरा होता है अचल संपत्ति। चल के चला जाता है, मतलब जो संपत्ति बेचने के उद्देश्य से खरीदे हैं दुकान में तो चला नहीं जाएगा, बिकेगा तो वो हो गया चल संपत्ति, करेंट एसेट्स। क्या बोलेंगे उसको, और जो रखने वाला संपत्ति है उसको बेचना नहीं है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड थोड़ी बेचेंगे, हम पंखा बेचेंगे नहीं बेचेंगे, पेन बेचेंगे नहीं बेचेंगे, कुर्सी टेबल कुछ नहीं हम बेचने वाले, ये सब हम यूज करते हैं। ये हमारा हो गया अचल संपत्ति। क्या हो गया, फिक्स एसेट्स। क्या बोलेंगे इसको, समझ में आ गया बात। बेचने वाला संपत्ति करेंट एसेट्स और रखने वाला संपत्ति फिक्स एसेट्स। तो बताइए इसमें डिप्रिशिएशन किस में होगा, कोई अभी नहीं बोलिए, कमेंट में बोलिएगा कि इसमें से डिप्रिशिएशन यानी ह्रास किसके अंदर आता है, ठीक है। जिसको पता है वो बताएंगे कमेंट करके। हाँ ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एक्सपेंस। क्या है, खर्च। एक्सपेंस माने खर्च। अब सीधी बात बताइए, अगर कोई व्यापार या व्यवसाय कर रहा है तो खर्च कब होगा, जब कोई माल का उत्पादन या निर्माण करेगा उस समय खर्च होगा। माल निर्माण हो गया, उत्पादन हो गया, दुकान में बेचने लाएगा फिर भी खर्च होगा, नहीं होगा। स्टाफ को पैसा देना है, सैलरी देना है, बिजली बिल देना है, रेंट देना है, मजदूरी देना है, साफ सफाई वाले को देना है, पानी का बिल है, बहुत सारा खर्च है। यानी वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु को बेचने तक, क्या बोले हम, वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु को बेचने तक। आप अपना बाल बेचिएगा क्या, तभी से हिला रहे हैं, ठीक है। वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु को बेचने तक जितने भी सारे खर्च होते हैं, जितने भी सारे उन्हें व्यय या एक्सपेंस कहा जाता है। उन्हें व्यय या समझ गए। एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं। एक्सपेंस कितने प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहला क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? अचानक होने वाले जितने खर्च जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है, कभी भी हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि आपका फैक्ट्री में माल जो है बन रहा है मोटर से, मतलब लाइन से काम हो रहा है, लाइन कट गया 2 दिन के लिए, तो आप क्या करिएगा? बंद कर दीजिएगा फैक्ट्री, क्या जनरेटर स्टार्ट करिएगा, तेल जलेगा। ये अचानक होने वाला खर्च था जिसकी जानकारी आपको नहीं थी, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हो गया ना? उसी तरह आपको किसी को कोई काम आपका नहीं हो रहा, कमीशन देना पड़ा, तो कमीशन कितना दिया जाना ये कोई फिक्स नहीं है, जितना काम उतना कमीशन, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? वैसा खर्च जो आपको पता है, जैसे बिजली बिल हर महीने देना है, पता है कि देना है, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टेलीफोन का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, रेंट, सैलरी, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हर महीने देना होता है और ये आपको पता है कि देना पड़ेगा, इसलिए ये सारे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा ना? अचानक मम्मी बोली कि दिवाली का टाइम आ रहा, साफ सफाई के लिए किसी को बुला लो ना, फर्नीचर का काम करवा लो, कुछ टूट फूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए ना, तो आप ये अचानक बुलाए, ये सारे के सारे क्या होंगे? डायरेक्ट। ये सब क्या होगा? और जो खर्च पता है हर महीना महीना होना, वो सारा क्या होगा? इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, उससे पहले इनकम समझ लीजिए। जैसे आप खर्च करते हैं वैसे इनकम भी होता है। सैलरी दी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सैलरी आया तो इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन दिए तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और कमीशन आया तो ना। महीना महीना पानी का कनेक्शन लगा हुआ है तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट होगा। कभी गर्मी लग रहा है, 1 बोतल पानी पीने का मन हो जाए तब वो डायरेक्ट हो गया। ऑफिस में बैठे थे, कोई जान पहचान के आ गया, 2-4 कप चाय पिलाना पड़ जाए तब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अगर हमको पैसा आ गया तो फिर डायरेक्ट इनकम हो गया। पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस। हमको लगता है कि आज कहाँ तक कितना पॉइंट हो गया? 17। आज के पॉइंट के लिए इतना ही रहने देंगे क्या? आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले पॉइंट की तैयारी जो बचेगा वो कल करवाएंगे। 2 वीडियो में पूरा टैली का रिवीजन को कवर कर लेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बंद कर दिए वीडियो, तब वीडियो बंद हुआ नहीं, फिर चालू हो गया होगा। तब कितना से चल रहा है?